हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल। जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म जिसमें है एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहां होती है अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो आज हम लर्न विद प्रैक्टिस के 4th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो क्या एजेंडा है आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है, जो लोग नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देता हूं। इस सीरीज में हम सबसे पहले लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, इन द एंड ऑफ द लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक ओपन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अपनी लर्निंग को चेक कर सकते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आपको इंस्टेंट आपकी एनालिसिस भी मिल जाएगी, आपको रिजल्ट भी इंस्टेंट मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस, अगर आप देखें लास्ट 5 इयर्स में जेईई मेंस में इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। सो पूरे चैप्टर को मैंने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। टॉपिक नंबर 1 दैट इज मूविंग चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्सेस लगते हैं, नहीं भी लगते हैं, राइट। उस केस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टॉपिक 1 में मिलेगा। टॉपिक 2 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बार्ट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पीयर सर्कुलर लॉ। दैट्स मीन आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। ऑलराइट, एंड द टॉपिक 3 हमारा फोर्स पर रिलेटेड है, राइट। फोर्स, करंट कैरिंग वायर पर क्या लगेगा, करंट कैरिंग वायर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। एंड देन हमारा जाता है टॉपिक 4 दैट इज गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर। आपको पता है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर की सेंसिटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, वोल्टमीटर, राइट। सो ये 4 टॉपिक्स पे पूरे चैप्टर्स को हमने डिवाइड किया है। देन आप देखिए 2025 में 19 सेट्स में पेपर हुआ था, जनवरी एंड अप्रैल सेशन, एंड 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आया। टॉपिक 2 से 10 क्वेश्चंस आए, टॉपिक 3 से 4 क्वेश्चंस हैं एंड टॉपिक 4 से 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो ईयर वाइज, आप वीडियो को पॉज करिए और इस पूरे डेटा को एनालाइज करिए। बट मैंने आपको डायरेक्ट कंक्लूजन बेस्ड दिया है कि अगर आप ध्यान से देखें तो रिलेटिव वेटेज ऑफ द टॉपिक, अगर मैं 100% या 100 क्वेश्चंस को मानूं उस पूरे चैप्टर से आए, तो उन 100 क्वेश्चंस में 26 क्वेश्चंस टॉपिक 1 से है, 37 क्वेश्चंस टॉपिक 2, 18 क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक 3 एंड 19 क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक 4, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत क्लियर पिक्चर हो चुका है कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2 है, दैट इज बार्ट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पीयर सर्कुलर लॉ, राइट। क्या बाकी टॉपिक्स को छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स पर भी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा बार्ट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पीयर सर्कुलर लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पर होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। और क्यों ऐसा करवा रहे हैं, देखिए आप सबके पास कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये तो हमें सबको पता होता है, लेकिन अगर हमें उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हमें पता चल जाए, सो डेफिनेटली हम अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं, राइट। हम अपनी एनर्जी को सही जगह लगा सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा आउटकम मिलेगा और हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस को। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पर मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो जेईई मेंस के ही होंगे, ठीक है, जिससे आपको एक फियर खत्म हो जाए, आपको पता चले, आइडिया लगे कि किस टाइप के जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 आप क्लियरली देख सकते हो, यहां पर वायर दिया गया है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऑलराइट, और पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग करना है, ओके। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, करंट कैरिंग वायर्स एंड ड्यू टू दीज वायर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, राइट, सबके ओ पॉइंट पर। सो पहला अगर हम ऑप्शन देखें ए पॉइंट, सो ये एक इनफाइनाइट वायर है और साथ में एक सर्कल मिल रहा है हमें, राइट, एक सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है, ओके। सो इसकी वजह से क्या करंट आएगा, सो आपको पता है गाइस कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करना है, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूं यहां पर जिससे आपको क्लैरिटी रहेगा। इफ दिस इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट नहीं लेते हैं,
एक सेक्शन ऑफ वायर में ले रहा हूं, एक सेक्शन ऑफ वायर में दिस इज पी पॉइंट, द डिस्टेंस हमारा आर हो गया, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो आपको फॉर्मूला पता है दैट BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला याद हो गया। अगर इस वायर को मैं इनफाइनाइट कर देता हूं तो क्या होगा गाइस? अगर मैं इस वायर को इनफाइनाइट कर देता हूं, सो इन द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर θ1 और θ2 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दैट्स मीन इन्फिनिटी पे जाकर ये लाइंस मीट करेंगी तो बनेगा 90 डिग्री, यहां पर भी सिमिलरली 90 डिग्री। सो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आप इन दोनों वैल्यूज में पुट कर दीजिए θ1 θ2 एंड BP की वैल्यू हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, राइट? बहुत ईजी है। चलिए साथ में एक और हम ले लेते हैं। अगर एक आर्क में करंट फ्लो हो रहा है, ऑलराइट, एक आर्क है, स्ट्रेट वायर नहीं है इस बार, एक सर्कुलर आर्क है, और सर्कुलर आर्क का सेंटर हमने यहां पर माना, ये O पॉइंट, या इसको आप P पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है? और ये आर्क एंगल बना रहा है अल्फा। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पर इस करंट कैरिंग आर्क की वजह से। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो दैट B इज इक्वल्स टू B एट P पॉइंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, ठीक है? सो ये दो फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में टू गेट द आंसर, ठीक है? कैसे करना है, चलिए। सो सबसे पहले अगर हमें इस क्वेश्चन को देखें हम ए पॉइंट पर, सो मैग्नेटिक फील्ड ए क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट किसकी वजह से? स्ट्रेट वायर की वजह से। आपको पता है फॉर्मूला क्या आया था अभी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रेडियस। अब भाई रेडियस कितना है? ओ पॉइंट कितना दूर है? रेडियस नहीं बोलेंगे, कितना डिस्टेंस है ये? आर डिस्टेंस, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। व्हाट इज द डायरेक्शन? अब डायरेक्शन भी तो देख रहा है ना हमें। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज आउटवर्ड, और सर्कल की वजह से इनवर्ड। सो हमें क्या करना पड़ेगा? आउटवर्ड को अगर मैंने माइनस लिया तो इनवर्ड को मैं पॉजिटिव लूंगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यहां पर ये कंप्लीट सर्कल की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। व्हाट इज द एंगल? एंगल मेड बाय द सर्कल पार्ट इज 2 पाई। सो ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट मिलता है हमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सो गाइस इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, आर हमारा स्मॉल रेडियस है, स्मॉल आर है। सो दिस इज द रिजल्ट, इसमें हमने कॉमन ले लिया। आई एम गेटिंग म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या मैं देखिए अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सो 2 पाई आर 4 पाई आर हमें बाहर लेना है। ओके, सो दिस विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अंदर बचता है पाई माइनस 1, करेक्ट? सो क्लियरली ए ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। अब आप बी को देखिए, बी के लिए क्या कर सकते हैं? बी को मैं बी सेक्शन में जो वायर दिया गया है वो सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये पार्ट सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, और साथ में यहां से लेकर यहां तक एक मुझे सेमी सर्कुलर पार्ट मिल रहा है, राइट? सो इस कंप्लीट सेक्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, सेमी इनफाइनाइट एंड सेमी सर्कुलर वायर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर बी सेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हमने जो ये फॉर्मूला अभी लर्न किया, इसमें आप अगर सेमी इनफाइनाइट की वैल्यू θ1 90 होगा और θ2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, आप पुट करोगे, यू विल बी गेटिंग म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ओके, सो दिस वैल्यू इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर, और डायरेक्शन को देख लेते हैं। सो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी वजह से भी ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड,
सेमी सर्कल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। सो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मैं इसको पॉजिटिव ले सकता हूं, नो प्रॉब्लम, सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। चलिए ऊपर वाले सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एंड इस सेमी सर्कल पार्ट की वजह से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्लियरली हमको 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन दिख रहा है, दिस विल बी 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ पर हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही है। अगर आप ऑप्शन 1 देखें यहाँ पर, ये होल्ड करेगा बी के लिए, ऑलराइट। चलो चलिए अब देखते हैं सी पार्ट के लिए। सी पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे वायर से कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर इस पूरे सेक्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। पहला पार्ट सेमी इनफाइनाइट वायर, दिस इज सेमी सर्कल पार्ट, एंड देन अगेन सेमी इनफाइनाइट वायर, ओके। आपको पता है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी वायर के अलोंग द लेंथ अगर हमने पी पॉइंट रखा है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है, चाहे करंट कुछ भी हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 आएगा। सो ये अलोंग द ओ पॉइंट आ रहा है, राइट। सो ये 0 हो जाएगा सेमी सर्कल पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सो बी टोटल फॉर सी पार्ट, सेमी इनफाइनाइट की वजह से हमने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू दिस इज 4 आर लिखा हमने। नाउ लुक एट कि इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अभी हमने देखा निकाल के सेमी इनफाइनाइट की वजह से, ओके। डायरेक्शन को और चेक करना है। सो इस थंब को हमने इस करंट की डायरेक्शन में रखा, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, ओके। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, एंड यहां पर हमें क्या मिल रहा है, करंट अगेन एंड क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, ओके। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ओके। कॉमन ले लेंगे, सो कॉमन पॉइंट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्लियरली आपको यहाँ पर पाई एंड प्लस 1 वैल्यू मिल जाएगा, ओके। सो आप ऑप्शन मैच करिए, जरा ध्यान से स्टूडेंट्स मैच करिए। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा मैच हो रहा है, ओके। नाउ कम फॉर द डी ऑप्शन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, आप अपने आप से भी कर सकते हो। कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और डी वाले ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर, और फिर से हमें क्या मिल रहा है, एक सेमी सर्कुलर आर्क मिल रहा है, राइट। सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या डिफरेंस है, ये ओ पॉइंट लेंथ के लाइन पर आ रहा है, वायर की लाइन पे आ रहा है, राइट। यहां पर भी वायर की लाइन पर आ रहा है। सो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट की वजह से। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बचेगा, सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से। और आपको पता है सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। सो क्लियरली डी ऑप्शन म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर हो जाएगा, दैट इज 2, ओके। सो आप क्लियरली अगर देखें तो ABCD मैच कर रहा है 3 1 4 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 1 4 2। सो दिस शुड बी C एंड दिस इज D, ओके। सो D ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑलराइट। चलिए, सो आपने क्या सीखा बच्चों, यहां पर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, जे के क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया। मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये फॉर्मूला आपने याद किया। अगर वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। एक आर की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करना है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में मिलेंगे। आप लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो गए होंगे। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दिस इज अगेन क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2025 से, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। फिगर शोज अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ ABCD ऑफ H, लेंथ इज A, lying in a plane. If the resistance of the ABC part is R, कहां पर ABC पार्ट है, ये ABC पार्ट है, इसका रेसिस्टेंस
आपको दिया गया है आर, ओके, एंड दैट ऑफ द एडीसी मतलब लोअर वाले पार्ट का रेसिस्टेंस 2R है, यहाँ का R है और इधर का 2R है, करंट आ रहा है I, ओके, then the magnitude of the resultant magnetic field at center, ये O पॉइंट पर सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कैसे करेंगे? तो गाइस आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि भाई करंट कैरिंग वायर्स हैं, इनकी वजह से O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जैसे हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखा उसको यहाँ पर यूज करना है। लेकिन चैलेंजिंग पार्ट क्या है, आप ध्यान से देखिए चैलेंजिंग पार्ट क्या है। सर I1 I2 के टर्म्स में आंसर नहीं दिया गया है, आंसर हमें I के टर्म्स में दिया गया है। दैट्स मीन I1 और I2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, isn't it? तो क्या करें, I1 कैसे कैलकुलेट की जा सकता है? सो आपने करंट डिवीजन रूल पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर करंट I है और रेसिस्टेंस यहाँ पर R1 और यहाँ पर रेसिस्टेंस R2 है, तो आप I1 की वैल्यू कैसे निकालते हो? दैट इज R1 रेसिस्टेंस से करंट कितना होगा, तो I1 का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? दूसरे वाले ऑपोजिट वाले रेसिस्टर पर, ओके। सो I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट, ठीक है। सो अगर मैंने इसको अगर हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं, मुझे I1 फाइंड करना है, तो रेसिस्टेंस इस वायर का R है, इसका 2R है, इसको मैं यहाँ पुट करूँ, सो 2R अपॉन R प्लस 2R इंटू I। सो I1 का वैल्यू कितना हो गया गाइज? 2I/3 एंड I2 का वैल्यू ऑब्वियसली I माइनस I1 हो जाएगा, दैट इज I/3। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग I2 का वैल्यू I/3। तो बहुत सिंपली हमने क्या किया, जो अननोन पैरामीटर था I1 I2 हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, राइट। I1 I2 का वैल्यू हमें मिल चुका है, ओके। I1 का वैल्यू 2I/3 एंड I1 का वैल्यू 2I/3, I2 का वैल्यू I/3, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब मैं बहुत इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं, लेकिन मुझे कंसीडर करना पड़ेगा वायर के सेक्शंस। सो आप कैसे सेक्शंस को कंसीडर कर सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सेक्शंस ऑफ वायर अपने को दिखने हैं। यहां पर 2 सेक्शंस ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। वो कौन से पॉइंट है आप याद करो, पीछे कौन से मैंने बताया, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर अगर पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही मानना है। सो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पे 0 और इसकी वजह से भी 0, इन दोनों को भूल जाए तो बचे अब 4, ठीक है। अब 4 में देखो एडवांटेज क्या है, अपर पार्ट ये दोनों में सेम मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट होगा, लोअर पार्ट से भी सेम मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट होगा। क्या डायरेक्शन चेक कर लिया जाए एक बार, क्या सेम होगा? अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज, ऊपर वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट और इस पार्ट का सेम होगा, इस पार्ट का आपस में सेम होगा, बट यहां वैल्यूज कंबाइन निकालेंगे अगर तो डिफरेंट मिलेगी, इस पार्ट में डिफरेंट मिलेगी और लोअर पार्ट में डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सर यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं इस करंट की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है और लोअर पार्ट की वजह से मैं करंट रख रहा हूं, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है। सो ये दोनों आपस में नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे। ये क्लैरिटी आया आपको? ये दोनों नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे, दैट्स मीन I1 और I2 का नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होगा, ठीक है। चलिए तो क्यों ना ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं सिर्फ इस सेक्शन पर फोकस करता हूं, दैट इज A B C, ऑलराइट, मैं इस पे फोकस करता हूं, ठीक है। गाइस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बाकी से मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड टोटल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB पार्ट माइनस लोअर पार्ट से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आउटवर्ड आ रही है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, राइट। सो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा और ये पार्ट हमारा D था। सो ADC में मैं AD पार्ट का निकालूंगा तो इसका ये आपस में आइडेंटिकल होंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं 2 टाइम्स ले सकता हूं। सो दिस विल बी AD, ओके, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो सबसे पहले मैं इसकी वजह से कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस सेक्शन का O पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यू नो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R, है ना, R हो गया। अभी क्या करना है अपने को, अगर मैं
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकाल रहा हूं तो मुझे एक फॉर्मूला याद है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। ये फॉर्मूला हमने देखा, पीछे देख थीटा 1 थीटा 2 के टर्म्स में लिखा था मैंने, बट फॉर्मूला तो यही है, राइट। यहां पर आपको ये एंगल्स कैलकुलेट करने की जरूरत है। सो गाइस क्लियरली आप देख रहे हो ये एंगल 90 है और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, है ना, ये दोनों एंगल 45 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं ये इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा तो यहां भी एंगल 45 और 45 हो जाएगा, करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखिए ध्यान से, दिस डिस्टेंस इज a, तो हाफ पार्ट a/2 हो जाएगा। मैं यहां पर इसको a/2 कंसीडर कर सकता हूं, दिस डिस्टेंस इज a/2। गाइस अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपस अब इसी फिगर को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, यहां पर बहुत सी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। सो ये एंगल 45 है, ये 90 बना रहा है, तो ये एंगल भी 45 होना चाहिए ना। 45 एंगल्स ऑपोजिट साइड्स सेम होगा ना। सो 40, अगर ये एंगल a/2 है, ये लेंथ a/2 है, तो ये लेंथ भी a/2, मतलब r का वैल्यू यहां पर क्लियरली अपने को कितना मिल रहा है, a/2 मिल रहा है। ये डिस्टेंस भी a/2 होगा, दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी a/2 और ये डिस्टेंस भी a/2, ठीक है। सो हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए, एंगल निकाल लिए, अब अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1, गाइस I1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2I/3, जस्ट पुट दैट वैल्यू हियर, इट इज 2I/3 4 pi, what is the distance? It is a/2 sin 45 प्लस sin 45 डिग्री, राइट। इन दोनों एंगल्स को कंसीडर करना है। ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ BAB, माइनस करेंगे अब 2 टाइम्स ऑफ AD से, इस AD वाले वायर में आ जाइए। यहां पर करंट का वैल्यू I2 है, I2 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ I, दैट इज I/3, ठीक है। और एंगल 45 मिल गया, a/2 मिल गया, सारे पैरामीटर्स तो नोन है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, ओके। सो दिस इज 2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I/3 4 पाई a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। ऑलराइट गाइस, सो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जस्ट सॉल्विंग दिस यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू √2 म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई है, ठीक है। सिंपल इजी, है ना, बहुत सिंपल एंड इजी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज किया, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था वो भी यहाँ पर यूज होगा। आप देख रहे हो फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन अप्रोच क्वेश्चंस की डिफरेंट है। तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव कि हम अपनी लर्निंग को क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो हमारी लर्निंग भी स्ट्रांग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल भी अप्रोच भी सॉल्व हमारी स्ट्रांग होगी। अब सर बात आ जाती है कि मुझे अगर सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करें। ये क्वेश्चन तो आपने करके दिखा दिया, बट मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करूं। जेई ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं, बट फॉर द प्रैक्टिस मुझे ऐसा क्वेश्चन चाहिए। तो एक्स्ट्रा मार्क्स का एक बहुत अच्छा फीचर आपको मिलता है, दैट इज पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चंस एक AI इंटीग्रेटेड फीचर है एक्स्ट्रा मार्क्स का, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसमें आप सिमिलर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनेगा। ऑलराइट, तो क्या करना है, एक्स्ट्रा मार्क्स आप ओपन टेस्ट अटेम्प्ट करिए, ऐप पर जाइए, लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर आपको पावर क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा एंड स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, ठीक है। इवन आपको प्रीवियस ईयर जेई मेंस के पावर क्वेश्चन मिलेंगे। आपने एक क्वेश्चन कोशिश किया सॉल्व करने का, नहीं हुआ, टीचर की हेल्प लिया, वीडियो सोल्यूशन देखा, अब आप चाहते हो सिमिलर क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करने का, आप एक क्लिक में नया क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर ये मेरे टाइम पे होता तो शायद लर्निंग बहुत ईजी होती। ऑलराइट, तो आपके टाइम पर है, डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करिए और फाइंड आउट करिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वी हैव दिस क्वेश्चन कि भाई एक कॉइल दिया गया है, a coil having n turns is wound tightly in a form of a spiral with inner and outer radii A and B respectively, ठीक है।
व्हेन द करंट आई पासिस थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल आपको बताना है, ठीक है। और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, तो हमारा कॉइल कैसा होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं कुछ इस तरीके का कॉइल डेवलप बना सकता हूं, ठीक है। इस तरीके का हमने कॉइल बनाया। इस कॉइल में आपको एक इनर रेडियस मिल रहा है, दैट इज ए, और एक आउटर रेडियस मिल रहा है, दैट इज बी। करेक्ट गाइस, ये इंफॉर्मेशन समझ आया। ए और बी आपको इनर एंड आउटर रेडियस मिल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन ए करंट आई पासिस थ्रू द कॉइल। अब इस कॉइल में कितना करंट पास हो रहा है, हमने मान लिया करंट आई पास हो रहा है, तो हर पार्ट में करंट आई कंट्रीब्यूट हो रहा होगा, हर एक पार्ट में करंट आई कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। दैट्स मीन कि हर एक कॉइल, हर एक पार्ट एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है ना, एक सर्कुलर रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ऐड होती जाएगी। इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, सेकंड वाली वजह से। सो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, सो एन टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रेडियस भी वेरी कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है अब, ठीक है। सो कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सर अप्रोच किया जाए, क्योंकि रिंग का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। अगर सेम रेडियस का रिंग होता, हर पार्ट सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता, और आपको मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल रिंग मिल जाता, इज़न्ट इट। बट यहाँ पर रेडियस वेरी कर रहा है। इस केस में हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैंने एक स्मॉल एलिमेंट जिसका रेडियस है डी आर, ऑलराइट, एक डी आर पार्ट मैंने कंसीडर किया। इस डी आर पार्ट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, मैं मान लेता हूं उसमें डी आई करंट फ्लो हो रहा है, ओके। सो क्लियरली आई कैन से द रेशियो ऑफ डी आई बाई डी आर इज इक्वल टू भाई किसके इक्वल होगा, ये रेशियो पूरे रिंग के लिए वैलिड होगा, है ना, पूरे कॉइल के लिए वैलिड होगा। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ आई अपॉन आर। ये क्या किया, अच्छा, रेडियस यहां पर, ये मैंने क्या किया यहां पर गाइस, दिस इज n टाइम्स ऑफ आई। क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक रिंग की वजह से करंट आई, सो यहां पे टोटल रिंग्स कितनी है, n टर्न्स है, सो n रिंग्स मान सकते हैं। इसके लिए यहां पर n टाइम्स ऑफ करंट कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सो ni लेना होगा, एंड द रेडियस कितना हो जाएगा, दिस पार्ट इज b माइनस ए, स्पाइरल का रेडियस b माइनस ए, ओके। सो आई गेटिंग द वैल्यू di का वैल्यू कितना हो गया, ni dr अपॉन b माइनस ए, ओके। अब देखो, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम मान सकते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इस di की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, di इज इक्वल टू म्यू नॉट di अपॉन 2r, है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास, करेक्ट, रिलेशन है, आपको पता है, म्यू नॉट i अपॉन 2r, बट i का वैल्यू di है, हमने छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, दैट इज dv, ओके। अब आप क्या कर सकते हो गाइस, आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड है dB, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि R हमारा वेरिएबल है, रेडियस वेरी कर रहा है, राइट, और डिफरेंशियल एलिमेंट di है, तो क्या करें, मैं di को सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमें डिफरेंशियल एलिमेंट dr मिल रहा है, वेरिएबल r है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ओके। तो मैं इसको यूज करूँगा और सॉल्व करूँगा। तो क्या करेंगे हम, सो आई विल बी राइटिंग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, इनसाइड di आप पुट करोगे ni, चलिए यहाँ से भी हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो विच इज ni अपॉन b माइनस ए, क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये वैल्यू को i की जगह प्लेस कर रहा हूँ, ओके। एंड वेरिएबल बचता है हमारे पास dr बाई r। गाइस लिमिट क्या लेना है, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू a, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, जब r की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा टोटल b हो जाएगा, ठीक है। आप इंटीग्रेट करिए, कांस्टेंट्स को बाहर रखेंगे, गाइस क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज ln x, राइट। यहां पर 1 बाई r है तो ln r हो जाएगा, लिमिट आप पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln b माइनस ln a, और उसको हम फर्दर लिख सकते हैं b बाई a, राइट। So I'm getting this result. This is the value of magnetic field due to spiral, the complete spiral at the center.
आप इस आंसर को चेक करिए, क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है? बिल्कुल मैच हो रहा है, राइट? दिस इज ln, और इसको हम log e भी लिख सकते हैं। सो म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 pi a ln by। सो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है हमारे आंसर से। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आप कॉन्सेप्ट्स को याद करिए। एक्स्ट्रा मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलते हैं। आप जाइए एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पर और स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं टॉपिक नंबर 2, जो कि हमारा एम्पियर्स लूप पर बेस्ड है, राइट? यहां पर आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जेईई मेंस 2025 है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और जेईई मेंस 2025 का बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलत अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि उनको एम्पियर्स लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। देखिए, आप इसको 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया गया है? देयर आर n इक्वली स्पेस्ड चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू q। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स हमारे चार्जेस हैं, q q q, ऑलराइट? और ये क्या कर रहा है? सर्कल r में रोटेट कर रहा है। सर्कल रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये रोटेट कर रहा है, मतलब इन चार्जेस की वजह से डेफिनेटली क्या होने वाला है? करंट फ्लो होने वाला है ना? ये चार्जेस कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे करंट का। नाउ द बिगर एम्पियर लूप बी, भाई बिगर एम्पियर लूप कौन सा है? ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट एक एम्पियर्स लूप है, इनक्लोजेस द होल सर्कल, वेयरएज द स्मॉलर एम्पियर लूप ए इनक्लोजेस अ स्मॉल सेगमेंट। अब आपको 2 एम्पियर्स लूप दिए गए हैं यहाँ पर, दिस बिगर वन एंड दिस स्मॉलर वन। आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस इन द करंट, डिफरेंस बिटवीन द इनक्लोज करंट IA एंड IB। अब IA IB क्या है भाई? एम्पियर्स लूप से कितना, ये जो B वाला लूप है, इससे कितना करंट कंट्रीब्यूट हो रहा है और A वाले से कितना करंट कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो एम्पियर्स लूप लगाने से पहले हमारे पास एम्पियर्स लॉ में पता है क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। ठीक है, और ये I इनक्लोज्ड क्या है? करंट इनक्लोज्ड इन एम्पियर्स लूप। नाउ आप अगर बी वाले पार्ट को देखें, सो बी में कितना करंट इनक्लोज हो रहा है स्टूडेंट्स? ये चार्जेस की वजह से अगर करंट मैंने आई माना, चार्ज ये आई नॉट मान लेते, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे चार्जेस मिलके कितना करंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो आई नॉट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज हमारा कितने हैं? n टाइम्स ऑफ q, और टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे चार्जेस को 1 टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? अब देखो, आंसर हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के टर्म्स में देना है, सो डेफिनेटली टाइम पीरियड को मैं ओमेगा के टर्म्स में 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। सो आई नॉट का वैल्यू आ गया हमारे पास, इजी। अब देखिए, पहला जो हमारा एम्पियर्स लूप है, जो हमारा फर्स्ट एम्पियर्स लूप है, उसकी वजह से मैं एम्पियर्स लूप अगर B कंसीडर कर रहा हूं, इसकी वजह से करंट कितना आएगा? इस चार्जेस की वजह से करंट I नॉट, और यहां से करंट माइनस I नॉट कंट्रीब्यूट होगा, राइट? ये इनवर्ट जा रहा है एम्पियर्स लूप में, ये आउटवर्ड जा रहा है। सो टोटल करंट आएगा, ये I इनक्लोज्ड विल बी I नॉट माइनस I नॉट। सो टोटल करंट कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, क्योंकि इस, अगर आप लूप को देखें तो B के इनवर्ट जा रहा है और यहां से ये वाला पार्ट आउटवर्ड जा रहा है। सो I नॉट माइनस I नॉट, दैट्स मीन टोटल इनक्लोज करंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब अगर मैं एम्पियर्स लूप बी ए को कंसीडर करता हूं, सो आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए आप, इसमें सिर्फ करंट आउटवर्ड जा रहा है, राइट? आउटवर्ड जा रहा है। क्या कोई करंट इनवर्ड आया? नहीं आया, बट यहां पर क्या है, इस लूप में इनवर्ड भी आया और आउटवर्ड भी गया। सो आई नॉट माइनस आई नॉट लेना पड़ा हमें। अब आप देखिए, टोटल इनक्लोज करंट कितना हुआ? हमें दोनों का करंट बताना है, आई ए प्लस आई बी बताना था। सो आई ए का वैल्यू, आई बी का वैल्यू 0 हो गया, आई ए का वैल्यू आई नॉट के इक्वल है, एंड आई नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? एन क्यू बाई एन क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट? सो दिस इज द टोटल करंट, राइट? ये टोटल हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे, आपको यही मिलेगा आंसर में। ओके,
सो ऑप्शन सी इज मैचिंग विद आर आंसर। बहुत सिंपल इजी वे से आप क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल रहे हो। ओके चलो, ऑलराइट, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, हमने स्ट्रेट वायर्स के देखे, हमने एम्पियर्स लूप का कॉन्सेप्ट देखा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया और बहुत इजी भी है। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू टू रिंग्स। आप ध्यान से देखो, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन और कितना इजी है ये, और कितना एक 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप, वी हैव लूप बी एंड लूप ए। करंट की डायरेक्शन आपको दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, इस पॉइंट पर, दैट इज सेंटर पर कितना होगा। कैसे आप कर सकते हो इसको सॉल्व? सो सिंपली आप मान सकते हो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट किसकी किसकी वजह से होगा। सो ये वर्टिकल रिंग की वजह से अगर मैं अपने हाथ फिंगर्स को कर्ल करता हूं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, मैं कर्ल करता हूं, सो मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट हमें लेफ्ट साइड आ रहा है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी लूप। ठीक है, पहले तो हम डायरेक्शन लिख लेते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया रिंग है उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन ये है। लुक एट माय फिंगर्स, मैं फिंगर्स कर्ल कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अपवर्ड आ रहा है ना। सो ए लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रहा है। लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है गाइस? म्यू नॉट आई अपॉन टू एंड आर, विच इज द रेडियस। ओके, अच्छा रेडियस आपको ए दिया गया है, सो कंसीडर इट एज ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, सेकेंड बी ए की वजह से देखेंगे, बी की वजह से भी करंट का वैल्यू सेम है और रेडियस भी दोनों का सेम है, तो सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज 2a। ठीक है, दोनों की वजह से आ गया। हमने डायरेक्शंस को भी दिखा लिया। आप नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल 90 है। रिजल्टेंट कितना होगा? बी नेट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ बी ए और √2 टाइम्स ऑफ बी बी। करेक्ट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आप बी नेट निकालने का तरीका भी पता है, बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमें नेट कितना मिल जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ बी ए। ऑलराइट, और दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ बी बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, सो गाइस चेक योर आंसर। अगर मैं यहां पर √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2a लिखता हूं, सो ये कैंसिल आउट होके हमें यहाँ पर √2 मिल जाएगा। ओके, सो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, हमारे आंसर से। ओके, तो बहुत सिंपली हमने 2 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो लेट्स चेक योर आंसर। आंसर सी हमारा मैच कर रहा है, परफेक्ट। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी मेथड्स में मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहां पर 1 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए, दिस इज द जेईई मेंस क्वेश्चन ऑफ 2025। ओके, और क्या बोल रहा है? द सोलेनॉइड हैविंग एरिया A, लेंथ L इज फिल्ड विद द मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमेबिलिटी 2। ठीक है, सो मैंने यहां पर एक सोलेनॉइड बनाया और इस सोलेनॉइड में क्या बोल रहा है कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होगा, बट ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड और उसके एरिया लेंथ पर डिपेंड है। ठीक है, सो हम क्या लॉजिक यहां पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले तो आप रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला, रिलेशन आपको पता है दैट म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट होता है। तो मुझे यहां से म्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा? म्यू आर अपॉन म्यू नॉट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ओके, ठीक है, चलिए अब मुझे अगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो गाइस, कितना एनर्जी स्टोर होता है इन अ सोलेनॉइड? आपको पता है दैट इज 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू। म्यू क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमने यहाँ पर वैक्यूम नहीं, एक डिफरेंट मीडियम लिया है जिसकी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी तो क्वेश्चन में दी है, हमने परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को भी फाइंड कर लिया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, सो इसको मैं 1/2
बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट लिख सकता हूँ। ओके, चलिए अब मुझे वॉल्यूम को भी देखना है। सो हमने यहाँ पर रिलेशन को लिख लिया ये। चलिए अब क्या करना पड़ेगा एनर्जी निकालने के लिए। सो फॉर द एनर्जी मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊँगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2, दिस इज 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू एल। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, सो ऑप्शन हमारा सीधा सीधा डी से मैच कर रहा है। ओके, सो डी ऑप्शन इज मैचिंग विद आवर आंसर, दैट इज बी स्क्वायर ए एल अपॉन 4 म्यू नॉट, है ना। वन लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट वैल्यू कैलकुलस मेथड को यूज करके तो डेफिनेटली लेंदी होगा, बट आपको आंसर मिलेगा। क्यों लेंदी मेथड्स को यूज करना है जब एक्स्ट्रा मार्क्स में आपको इजी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम ही तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। टाइम लिमिटेड है, आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेंदी प्रोसेस हम स्कूल में यूज कर सकते हैं जहाँ पर स्टेप मार्किंग चाहिए, बट यहाँ पर कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। आप क्वेश्चन रीड करो और फाइनल आंसर निकालो। शॉर्ट मेथड्स आर गोइंग टू सेव योर टाइम और आपके एफर्ट को भी बचाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, शॉर्ट मेथड्स हमेशा फायदा देंगे। चलिए, और हम इस सीरीज में, इस लर्न विद प्रैक्टिस सीरीज में बहुत सारे शॉर्ट मेथड्स के अप्रोच को भी करते हुए चल रहे हैं। तो आप हर क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि लेंथी मेथड भी है और एक हमारा शॉर्ट मेथड भी है। ऑलराइट, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन आपको जेई में भी मिलेगा और सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी दैट इज सीबीओ बेस्ड क्वेश्चंस भी इस टाइप के आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ रीजन विद बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। द टेबल बिलो शोज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये ध्यान देना है। नाउ आपको बताना है क्या बताना है वो हमें नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़िए। इन विच केस डज द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स? मैक्सिमम फोर्स किस केस में होगा? ठीक है, ये 4 केसेस हैं, 1 बाय 1 आपको पता करना है। सो मैक्सिमम फोर्स कैसे पता लगाया जा सकता है किसी एक इलेक्ट्रॉन में? सो गाइस, अगर आप ध्यान से सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया और इस इलेक्ट्रॉन को मैं v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से मूव किया और मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट दिया, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहां लग रहा होगा। कैसे फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं? बहुत सिंपल, हम v क्रॉस b को यूज कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको पॉजिटिव चार्ज मानता हूं, सो v क्रॉस b डाउनवर्ड आएगा पॉजिटिव चार्ज मानकर, बट ये तो नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर कर देंगे। राइट, पॉजिटिव चार्ज माना, v क्रॉस b डाउनवर्ड। अब ये v क्रॉस b क्या है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखो आप मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? Q इक्वल टू v क्रॉस b, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल है। सो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। ओके, सो v क्रॉस b, सो विल डू v क्रॉस b पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड, बट ये नेगेटिव होने की वजह से हम फोर्स की डायरेक्शन को ऊपर रखेंगे। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको ये भी देखना है कि मैक्सिमम फोर्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिए हुए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिए हुए। तो ऐसे केस में क्या करना है अपने को? ऐसे केस में क्या करना है? सो डेफिनेटली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे मानता हूं, डाउनवर्ड, तो इस डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर लगेगा, विच इज Fe, है ना। तभी तो मैक्सिमम बना पाएंगे ना हम। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ डेटा दिया है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैक्सिमम फोर्स कैसे लग सकता है। हम डायरेक्शन कुछ भी चूज कर सकते हैं, फ्रीडम है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चंस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो टू गेट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स विच इज Fe प्लस Fm, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसको मैं सिंपली Q इंटू E प्लस VB साइन 90 मान सकता हूँ, क्यों 90? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी इधर, सो दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, सो मैंने 90 लिख दिया। सो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला रिलेशन हमारे पास आ चुका है
E प्लस VB। नाउ गाइस, आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है, करेक्ट? सो केस, अगर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करता हूं, सो फर्स्ट केस में मुझे भाई फॉर्मूला हमने निकाल लिया मैक्सिमम फोर्स का, F इक्वल टू क्यू ई प्लस VB, ठीक है? तो जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा उसका फोर्स का वैल्यू भी ज्यादा होगा, बिकॉज ई, ये क्यू की वैल्यू कितना है? माइनस ई। तो हर केस में सेम रहेगा, इस पर फोकस करना है। ओके, सो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? 1.5 प्लस 0.5 इंटू 2, तो 0.5 इंटू 2 इज 1। आप इसको सॉल्व करिए, दिस विल बी इक्वल टू 2.5 क्यू। केस 2 को लेंगे हम, विच इज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई हो गया 1 हो गया, प्लस VB मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है, सो 8 3 दैट इज 2.4, और ये हमारा हो जाता है 3.4 क्यू। ऑलराइट, चलिए केस 3 देखेंगे। केस 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 0.5 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू 0.7। And next we have 0.8 प्लस, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15, दिस इज 1.2, राइट? ये आ जाएगा 1.2, और ये किसके इक्वल हो रहा है? 2Q, ठीक है? तो मैक्सिमम फोर्स हमें क्या किस पे दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से देखो आप, 2.5Q, 3.4Q, 0.7Q एंड 2Q। सो सेकेंड केस में हमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स मिलने के चांसेस है। ओके, सो सेकेंड केस इज द केस वेयर हमें मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है। सो चेक करते हैं अपने आंसर्स को, चेक करते हैं अपने आंसर को। सो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट केस, है ना? केस 2 में हमें मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग सा, काफी अपने कॉन्सेप्ट सीखे। लॉरेंस फोर्स के बारे में हमने सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगता है वो सीखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगता है चार्ज पर वो हमने सीखा, लॉरेंस फोर्स को समझा हमने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू भी लर्न कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं। और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना तो मैंडेटरी है, क्योंकि जो टाइम हम बहुत एग्जाम के क्लोज है और हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। The massless square loop of wire resistance 10 ohm supporting a mass 1 gram. So एक यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक लूप दिया गया है जो कि एक वेट को सपोर्ट कर रहा है। Hence vertically on its side in a uniform magnetic field of B is equals to 10 to power 3 Gauss. मैं इसको टेस्ला के फॉर्म में लिख सकता हूँ, that is 10 to power 3 into 10 to power minus 4 Tesla, that is 10 to power minus 1 Tesla. Okay. Now next is, अच्छा आपको रेसिस्टेंस भी दिया है, मैं फटाफट हम वैल्यूज को भी लिख लेते हैं। द रेसिस्टेंस इज गिवन एज रेसिस्टेंस ऑफ दिस होल सेटअप इज 10 ohm. मास इज गिवन एज 1 ग्राम, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10 to power minus 3 kg. नेक्स्ट इज द डायरेक्टेड आउटवर्ड इन द शेडेड रीजन। सो इस शेडेड रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डॉट बी, isn't it? Outward magnetic field. A DC voltage V is applied to the loop. For what value of V the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass. भाई इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट कैरिंग वायर में जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, आपको पता है, राइट? और कहा यह जा रहा है कि फोर्स कुछ इस तरह लग रहा है कि वो वेट को बैलेंस कर रहा है। डेफिनेटली फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी क्योंकि वेट हमारा नीचे है और ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है। सो मैग्नेटिक फोर्स को मैं बैलेंस कर सकता हूँ गाइस। सो आई कैन राइट हियर द मैग्नेटिक फोर्स Fm is balancing the weight which is mg. So this Fm is equals to mg. Okay. मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है?
क्या हमारे पास करंट कैरिंग वायर में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसका हमारे पास फॉर्मूला है, बिल्कुल है, राइट। सो वी नो दैट Fm इज इक्वल्स टू BIL, L इज द लेंथ ऑफ द वायर। सो मैं यहां पर इन वैल्यूज को लिखता जाऊंगा, Fm इज इक्वल्स टू BIL इज इक्वल्स टू mg। गाइज, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, बट हमारे पास करंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, हमारे पास कोई भी करंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बल्कि हमसे बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कि कितना वोल्टेज रखा जाए कि ये बैलेंस हो जाए, नीचे फॉल ना करे, ठीक है। तो क्लियरली मैं करंट को वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज V by R into L is equals to mg। ओके, सो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को लिखिए, V इज इक्वल्स टू -1। वोल्टेज हमें फाइंड करना है, रेसिस्टेंस 10 ओम गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द वायर क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, चेक करेंगे। डू वी हैव इंफॉर्मेशन? यस, बॉटम में हमें साइड ऑफ द लूप गिवन है 10 सेंटीमीटर और G का वैल्यू दिस गिवन है। सो 10 सेंटीमीटर को मैं लेंथ को 10 पावर और इसको मैं 0.1 और 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ। सो क्लियरली दिस इज 10⁻⁻1 is equals to mass is 10⁻³ and G is 10। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 10 टू पावर, ये तीनों मिलकर 10⁻³ कैंसिल हो रहा है। सो क्लियरली हमें V का वैल्यू, वोल्टेज हमें 10 वोल्ट्स मिल गया, राइट। देखा आपने, एक लाइन में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जे का क्वेश्चन, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा, अदरवाइज आप सिंपल ये लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाता। विद इन 30 सेकंड्स आपने जे का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, परफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट करते, चेक करते हैं अपने आंसर को। आर वी गेटिंग दिस आंसर और नॉट? सो यस, वी आर गेटिंग आंसर सी एज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन में। सो नाउ अब हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमें मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड, टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो गाइज आप देखिए यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 80√3 न्यूटन मीटर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट डाइपोल मूवमेंट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, टॉर्क की इंफॉर्मेशन है और आपको मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। सो गाइज, what is the formula of potential energy? So potential energy is equals to U is equals to minus m vector dot b vector, ठीक है। m हमारा क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड b हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसको mb cos थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देखिए, हमारे पास टॉर्क की इंफॉर्मेशन है ना, m है, b है, सिर्फ एंगल भी गिवन है विच इज 60 डिग्री, ये गिवन है। देखिए m और b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आई विल राइट टॉर्क रिलेशन एज mb sin 60। क्लियरली यहां से मुझे mb का वैल्यू मिल जाएगा विच इज टॉर्क अपॉन sin 60। व्हाट इज टॉर्क गाइस? टॉर्क इज 80√3 एंड sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2। सो दोनों कैंसिल होके हमें 160 वैल्यू मिला mb का। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए एंड आपको क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल मिल जाएगा। ओके, सो विल बी गेटिंग U is equals to minus 160 cos 60 minus 160 cos 60 is 1/2 and I'm getting minus 80 joules as an answer। So आप अपने आंसर को चेक करेंगे, क्या हमें minus 80 joules आंसर मिल रहा है? यस, डी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है हमारे आंसर से। ऑलराइट, सो इजी, 1 लाइन में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर, इस पर बेस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है, द गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इट अलाउ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर
It can be converted into voltmeter to measure up to 100 volts by connecting in series with a resistor of resistance. पूछा गया है कि हमें भाई गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, कितने रेसिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नली ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। सो बहुत सिंपल लॉजिक यहाँ पर हम यूज करते हैं गाइस। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ आप उसको याद करिए, समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया गैल्वेनोमीटर से कन्वर्जन पर बेस्ड, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देखिए गैल्वेनोमीटर में क्या है, गैल्वेनोमीटर को हम कुछ डिफ्लेक्शन, एक एरो विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का पार्ट है, जी इसका रेजिस्टेंस है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ हमने, अच्छा जी का वैल्यू 50 क्वेश्चन में गिवन है। अब बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम करंट कितना ले सकते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में गाइस मैक्सिमम करंट यानी IG कितना जा सकता है, 5 मिली एम्पियर। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है कि अगर आप 5 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट दोगे तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, तो इससे ज्यादा तो आप ले नहीं सकते। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि ये गैल्वेनोमीटर मुझे रीडिंग दे कितने वोल्ट्स का। सो गैल्वेनोमीटर नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर जो मेजर करता है 100 वोल्ट्स को, 100 वोल्ट्स मेजर करके दे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाऊंगा R। नाउ ये पूरा एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा जिसकी वैल्यू 100 वोल्ट्स के इक्वल होना चाहिए, राइट, करेक्ट। पर आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपने एक सीरीज में रेसिस्टर लगाया है तो करंट 5 मिली एम्पियर से ज्यादा अभी भी नहीं ले सकते, ठीक है। करंट फिक्स हो गया है, आप सिर्फ रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सो दिस कंप्लीट इज बिहेविंग एज अ वोल्टमीटर। तो हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया बाय कनेक्टिंग अ लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। चलिए सार की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको केवल यहां पर लगाना है, दैट इज 100 इज इक्वल टू करंट कितना है भाई IG, रेसिस्टेंस कितना हो गया G प्लस R, ठीक है, सिंपल। सो 100 इज इक्वल टू IG इज 5 मिली 10⁻³ G का वैल्यू 50 प्लस R, एंड इफ यू टेक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ 50 प्लस R। कैसे इसको सॉल्व करो, दिस इज 230 माइनस 50 इक्वल टू R। सो ये कितना हो गया, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 19950, ऑलराइट। 19950 इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपको दिख रहा है कि हमें इस वैल्यू का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, जिससे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 वोल्ट्स का। 200 वोल्ट्स का करना है, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल 200 लगे यहाँ पे लिखिए और R की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। 300 के लिए अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। सो हमें यहाँ पर इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। सी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जेईई मेंस का। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2024, और ये क्वेश्चन हमें बताता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन the galvanometer having a coil resistance of 10 ohm, a full scale deflection for a current of 3 milliampere, for it to measure a current of 8 ampere, the value of shunt should be। भाई गैल्वेनोमीटर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आप सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर एक लिमिट से ज्यादा करंट नहीं ले सकता, ओके। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, राइट। अगर मुझे इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पुट अ स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद राइट के साथ हम पैरेलल में एक R को लगा देंगे और हम यहां से बहुत इजीली R की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि गैल्वेनोमीटर इससे ज्यादा करंट नहीं ले सकता, किससे, 3 मिली एम्पियर से। सो अगर मैंने अच्छा कितने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना है, 8 एम्पियर के लिए, सो दिस हैज टू बी 8 एम्पियर।
भाई 8 एम्पेयर आए, 3 मिली एम्पेयर इधर चला जाएगा, बचा हुआ इधर जाएगा, दैट्स मीन I माइनस आई जी इधर आएगा, है ना, कुछ ऐसे ही होगा। क्योंकि हमने क्या किया, हम भाई 8 एम्पेयर को मैच कराना चाहते हैं, हम 8 एम्पेयर का एमीटर बनाना चाह रहे हैं। सो गैल्वेनोमीटर इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकता आईजी से, सो रेस्ट ऑफ द करंट यहाँ से पास होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, सो नाउ आई विल बी राइटिंग हियर। तो इसमें आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ का ये दोनों रेसिस्टर्स हमारे पैरेलल में आ रहे हैं, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। सो आई विल राइट 3 मिली एम्पियर, यहाँ का वोल्टेज इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, 8 माइनस 3 मिली एम्पियर, जिसको मैं 0.003 लिख सकता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू आर, ओके। इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ 0.003 इंटू जी, द वैल्यू ऑफ जी वी हैव इज 10, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। नाउ यहाँ से हम आर की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 0 पॉइंट देख सकते हैं, इट्स 3.75 इंटू 10⁻³ ओके। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, ठीक है। सो आंसर हमारा ये मैच कर रहा है। ऑलराइट, सो विद दिस हमने आज के सेशन को कंप्लीट किया है, और जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव था कि हम सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फाइंड आउट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में कौन सा था, बैट-सेविट्स लॉ एंड एम्पीयर्स लॉ का, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, एमीटर के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है, कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं, आपने उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया, करेक्ट। तो लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को ईजी, एफिशिएंट और स्मार्ट बना सकते हो। सो गाइज, अब क्या करना है आपको, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है, अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, ओपन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और अपनी लर्निंग को चेक करिए। सो डेफिनेटली आपको ये करना है, और साथ में एक्स्ट्रा मार्क्स के ऐप, लर्निंग ऐप को एक्सप्लोर करिए। बहुत अमेजिंग फीचर्स है जो आपकी प्रिपरेशन को ईजी बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देन कीप लर्निंग।